हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 9 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन पर ध्यान से बिल्कुल नज़र रखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से स्किप ना होने पाए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कल एक काफ़ी दुखद घटना हो गई दिन के टाइम में। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो हैं शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। तो हम सभी को पता है ये दुनिया के सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर्स में से एक जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कौन से शहर में हत्या करी गई? तो इस शहर का नाम है नैरा। नैरा शहर में कल लाइव स्पीच के दौरान गोली मारकर इनकी हत्या करी गई है। 67 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस टाइम पर जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा। आपको पता है फूमियो किशिदा कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही सदस्य हैं। अगर बात करी जाए शिंजो आबे की, तो इन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट जापान में सबसे पहले 2006 से 7 के सत्र में सर्व करी थी। उसके बाद ये 2012 में प्रधानमंत्री बने और 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। ये जापान के अभी तक के सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनके कार्यकाल में, टाइम पीरियड में जापान और भारत के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है ये काफ़ी अच्छे रहे। अगला क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके ऊपर लगातार करप्शन को लेकर आरोप लग रहे थे। पिछले महीने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन एनी हाउ अविश्वास प्रस्ताव में ये सरवाइव कर गए और उसको इन्होंने विश्वास प्रस्ताव में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद भी प्रेशर इनके ऊपर कम हुआ नहीं। ये दबाव करप्शन के चार्जेस के लगातार इनके ऊपर बढ़ते गए और इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। फिलहाल ये ब्रिटेन के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अक्टूबर तक सर्व करेंगे। इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या नाम है? कंजर्वेटिव पार्टी। और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एआईयू, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं सुरंजन दास। और सुरंजन दास वाइस चांसलर हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अगले 1 साल तक ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहेंगे। आपको पता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो एआईयू है, इसका काम क्या होता है? पूरे भारत भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस, कोर्सेस, स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जो भी नॉर्म्स हैं उन सभी मानकों पर विचार करना और उनको तैयार करना। एक तरीके से आप आम भाषा में ये बोल सकते हो कि पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, वो सब भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मानकों पर ही चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओपेक, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बरकिंदो का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो मोहम्मद बरकिंदो बिलोंग करते थे नाइजीरिया से। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 63 वर्ष की उम्र में हालांकि केवल इनका निधन हो गया है। और ये सेक्रेटरी जनरल ओपेक के बने थे साल 2016 में। इनका कार्यकाल जुलाई 2022 में ही समाप्त होने वाला था, मतलब इसी महीने ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने के चंद दिन पहले ही इनका निधन हो गया कल के दिन। ओपेक की स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वियना। वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जिसकी स्थापना बगदाद की कैपिटल इराक में करी गई थी, और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो केवल इसके 5 मेंबर कंट्रीज थे, और वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। लेकिन उसके बाद धीमे धीमे करके और भी कंट्रीज इससे जुड़ते गए और आज की डेट में टोटल 13 मेंबर कंट्रीज हैं ओपेक के। अगला क्वेश्चन है, सीआईआई, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में 2022 से 23 सत्र के लिए किसको अपॉइंट किया गया है?
सीआईआई के नए प्रेसिडेंट अब होंगे आर दिनेश, और ये इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन है टीवीएस सप्लाई चेन के। जी हाँ, मैं टीवीएस ऑटोमोबाइल कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसकी टीवीएस अपाचे आती है गाड़ी। और सीआईआई की स्थापना 1895 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये पहली ऐसी महिला अर्थशास्त्री कौन बन गई हैं जिनकी पिक्चर आईएमएफ की वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में लगाई गई है। तो आईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें पहली बार किसी महिला की पिक्चर लगी है, और ये हैं गीता गोपीनाथ। भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ। और इतना ही नहीं, ये दूसरी भारतीय हो गई हैं जिनकी इस वॉल में जगह लगी है। इनसे पहले आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन का आपने नाम सुना होगा। रघुराम राजन आईएमएफ में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के रूप में कार्यरत रहे हैं। रघुराम राजन 2003 से लेकर 2006 तक सर्व कर चुके हैं आईएमएफ में। तो ये पहले भारतीय हैं जिनकी फ़ोटो इस वॉल पे लगी हुई है, और गीता गोपीनाथ पहली महिला हो गई हैं जिनकी इस वॉल पर अब फोटो लगी है। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया था 2018 में, लेकिन अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में इनको प्रमोट करके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे दी गई है। ये आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट करी गई है आईएमएफ में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और सम्मान की बात है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। और आपको पता है, कोविड पैंडेमिक के दौरान वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज को वैक्सीनेशन के लिए आईएमएफ के द्वारा $50 बिलियन की धनराशि आवंटित करी गई थी, 50 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, G20 के लिए अभी हाल ही में भारत की तरफ से नए शेरपा कौन अपॉइंट किए गए हैं। यहां पर शेरपा का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब यह है कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे G20 समिट में। तो अब इस बार G20 में भारत को अमिताभ कांत रिप्रेजेंट करेंगे। अमिताभ कांत अभी तक नीति आयोग के सीईओ थे, लेकिन ये नीति आयोग के सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर चुके हैं वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से। इस टाइम पर इनकी जगह पर नीति आयोग में है नए सीईओ। इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परमेश्वरन अय्यर। ये नीति आयोग के इस टाइम पे सीईओ हैं। और जो अमिताभ कांत हैं, ये G20 के शेरपा हैं। आप समझ लीजिए G20 समिट 2022 जो है, तो 2022 में G20 समिट का 17वां सत्र आयोजित किया जा रहा है, 17th एडिशन। और इस बार इसको होस्ट कर रहा है इंडोनेशिया। लेकिन 2023 में कौन सा देश होस्ट कर रहा है, तो 18वां संस्करण ये इसका होगा और भारत इसको होस्ट करेगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 लॉन्च किया गया है। तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि कोविड पैंडेमिक जब चल रहा था पूरे दुनिया में, तो उस टाइम पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट्स की क्या कंडीशन थी। इस रिपोर्ट ने खुले तौर पर यह भी जाहिर किया है कि पूरे दुनिया में मेल कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो विमेंस हैं, ये अभी भी अनबैंक्ड हैं। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों के कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं वो अभी भी बैंकिंग फैसिलिटी से दूर हैं। और याद होगा करंट अफेयर मैराथन में मैंने आपको ये बताया था, वर्ल्ड बैंक के अभी 1 महीने पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं, जुनैद कमाल अहमद। क्या नाम है? जुनैद कमाल अहमद। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारतीय हैं, इस वजह से क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। एआईआईबी का हेडक्वार्टर बीजिंग है और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला। आईएमएफ के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। एआईआईबी के प्रेसिडेंट हैं जिन लिकिन और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स मतलब अल्पसंख्यक मंत्रालय के एडिशनल चार्ज के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इस मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है स्मृति ईरानी को।
स्मृति ईरानी इस टाइम पे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय संभाल रही हैं। अब ये एडिशनल चार्ज के रूप में इस मंत्रालय को भी संभालेंगी। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय इस टाइम पर मुख्तार अब्बास नकवी के पास है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ईडी की रिपोर्ट आई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि भारत में कहीं ना कहीं करप्शन या फिर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी में जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर अपना तंज कसते हैं और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए एक डिपार्टमेंट है। तो ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कौन सी कंपनी है जिसने अपने व्यापार का 50% का कम से कम जो टैक्स पे करना था वो भारत सरकार को नहीं पे किया है और उतना पैसा इन्होंने वापस अपने देश भेज दिया है। तो ये चार्जेस लगाए हैं ईडी ने वीवो के ऊपर। वीवो एक चाइनीज कंपनी है और ईडी का आरोप है कि वीवो के द्वारा 62,476 करोड़ की धनराशि, जो कि इनके व्यापार का करीब करीब 50% होता है, इतनी धनराशि पर लगने वाला टैक्स इन्होंने भारत सरकार को नहीं दिया है और ये पूरा पैसा इन्होंने चाइना में वापस भी भेज दिया है, यहाँ से व्यापार में कमाकर। वीवो की स्थापना करी गई थी साल 2009 में। ये टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइनीज और इसका हेडक्वार्टर है डोंगगुआन, क्या बोलते हैं, डोंगगुआन, और इसके सीईओ हैं शेन वी। क्या नाम है? शेन वी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडियन कस्टम नॉर्म्स के आधार पर और साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों मिलकर वीवो के ऊपर क्या यहाँ पर फैसला लेते हैं। वीवो पिछले साल भी न्यूज़ में था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब गलवान वैली पर झड़प हुई थी। उसके बाद आईपीएल में भी वीवो का बायकॉट की बात चली थी और आईपीएल ने भी वीवो को अपनी पार्टनर कंपनी के रूप से हटा दिया था और आईपीएल ने अपना नया पार्टनर कंपनी चुना है टाटा को। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कनक्लेव 2022। 2022 की ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कनक्लेव जो है इसको कौन सा शहर होस्ट कर रहा है? तो इस बार इसको बोन होस्ट कर रहा है। और बोन कहाँ का एक शहर है? ये जर्मनी का शहर है। और ये जो कनक्लेव है इसका मेन मोटो ये है कि एक तरीके का साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म इसमें लॉन्च किया जाएगा। दुनिया भर की जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज हैं, जंगलों में रहने वाली जो पशुओं की, जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनके लिवलीहुड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर ये पशु जीव जंतु प्रोटेक्टेड हैं तो हमारा जीवन भी प्रोटेक्टेड है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है इलैया राजा। इनको अभी हाल ही में राज्यसभा में सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ये एक एमिनेंट पर्सनालिटी हैं कौन सी क्षेत्र की? तो इलैया राजा बेसिकली एक म्यूजिक कंपोजर हैं और इतना ही नहीं, ये लिरिसिस्ट भी हैं। 79 इनकी एज है और केवल इनको ही नहीं, एक साथ 4 लोगों को राज्यसभा मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। एक तो हो गए इलैया राजा, ये म्यूजिक कंपोजर हैं। दूसरी हैं पीटी उषा, जो कि एथलीट हैं, इनको भी नॉमिनेशन मिला है। साथ में वीरेंद्र हेगड़े हैं, जो कि फिलेंट्रोपिस्ट हैं। फिलेंट्रोपिस्ट का मतलब होता है जो कि वॉलंटियर की तरह काम करता है व्यक्ति, मतलब अपनी भलाई ना देखते हुए दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और कहीं ना कहीं सोशल वर्किंग के तौर पर कार्य करते हैं। और इसके बाद विजेंद्र प्रसाद, जो कि स्क्रीन राइटर हैं। आपको पता है इन्होंने कौन सी मूवी की स्टोरी लिखी है? बाहुबली। बाहुबली के यही राइटर हैं। और इनके बेटे पता है कौन है? इनके बेटे हैं एस राजमौली, जिनके द्वारा अभी एक मूवी बनाई गई थी RRR, काफ़ी हिट हुई है ये मूवी। तो आप समझ लीजिए ये चारों प्रतिष्ठित पर्सनालिटीज़ हैं अपने अपने क्षेत्र के और इनको राज्यसभा सदस्य के रूप में नॉमिनेशन अभी मिला है। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। बाय द वे, राष्ट्रपति पद के इलेक्शन 18 जुलाई को हैं इसी महीने और नए राष्ट्रपति जो भारत के होंगे वो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर IAS अधिकारी विजय कुमार जंजुआ हैं, जो कि पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में अब अपॉइंट किए गए हैं। ये 1989 बैच के अधिकारी हैं और पंजाब के 41वें चीफ जस्टिस के रूप में, चीफ सेक्रेटरी के रूप में सर्व करेंगे। इन्होंने अनिरुद्ध तिवारी को सक्सीड किया है। अब अनिरुद्ध तिवारी जो हैं ये अभी जनवरी के महीने में ही अपॉइंट किए गए थे, अब इनका ट्रांसफ़र हो गया है और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करेंगे।
पंजाब के अंदर एक और यहाँ पर बदलाव आया है जो कि आपको ध्यान रखना है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं आईपीएस अधिकारी गौरव यादव। कौन है? गौरव यादव। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड किशाइली लैंग्वेज डे कौन से दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो वर्ल्ड किशवली लैंग्वेज डे मनाया गया अभी हाल ही में 7 जुलाई को। और किशवैली जो लैंग्वेज है ये बेसिकली अफ्रीकन रीजन में बोली जाने वाली इकलौती अफ्रीकन लैंग्वेज है, आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो अफ्रीका रीजन में वाइडली लैंग्वेज स्पोकन है, ये स्पोकन लैंग्वेज है। तो इस बार इसकी थीम थी किशवैली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अनाउंस किया गया था कि अब से यह दिवस मनाया जाएगा और यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्निशन दिया गया है। तो इस बार इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया 7 जुलाई को। मैं ल्यूसेंट सीरीज आपके लिए चला रहा हूं, आने वाले सभी एग्जाम्स में आपके लिए कारगर है। एमटीएस के एग्जाम बच्चों के अच्छे जा रहे हैं जो ल्यूसेंट सीरीज का फायदा लेकर जा रहे हैं। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत जाइए एनरोल कर लीजिए। 5 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, आज इसकी 6वीं क्लास होने जा रही है। डेली 12:30 बजे ये क्लास होती है। अनलॉक कोड है वरुण 777, ये आप कोड लगाएंगे तो आपकी क्लास खुल जाएगी। क्लास के लिंक पे आपको जाना है, क्लिक करना है और 12:30 बजे क्लास को खोल लेना है। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप मुझे प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में मैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके बैचेस चला रहा हूँ। एक मेरा फुल बैच फिर से आने वाला है पूरे 6 महीने बाद और ये अगले महीने लॉन्च होगा। लास्ट बैच मेरा दिसंबर में लॉन्च हुआ था, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। इस टाइम पर आप मुझे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि सीजीएल आपका दिसंबर में लगा हुआ है, साथ ही में आपका उस टाइम पर सीपीओ भी लगा हुआ है। इन सभी एग्जाम के लिए आप एक बार बेसिक कोर्स जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इस टाइम पर मॉडर्न हिस्ट्री का बैच भी मैं चला रहा हूं, आप इसका भी फायदा ले सकते हो। करंट अफेयर का पिछले 1 साल का बैच मैं चला रहा हूं, आप इसका भी फायदा ले सकते हो। ये सारे बैचेस का फायदा केवल एक सब्सक्रिप्शन पर आप ले सकते हो, डिस्काउंट कोड वरुण 777 के साथ। इस कोड को लगाने पर जो इस टाइम के बेस्ट ऑफर्स हैं और एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो क्रेडिट पॉइंट के साथ। अब आज का आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं इनको भारत रत्न से कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था? 1955, 66, 73, 86 या फिर 95? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताओ। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।